नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में जो 2021 में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। और ये पेपर 1 है। पेपर 1 में टोटल जो है हमारा 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 125 में जो हमारा दो पार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो होता है 1 to 25 तक जो है हमारा हिंदी है, ठीक है। और 26 to 125 तक जो है हमारा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पेपर होते हैं। तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको 26 टू 78 तक मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। और आज अभी मैं इस वीडियो में आपको 79 से 125 तक टोटल सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 का सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। और ये जो है अभी अपकमिंग जो एग्जाम है हमारा पॉलिटेक्निक लेक्चर एग्जाम 2026 में होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा और भी यूपीपीएससी के थ्रू जो भी असिस्टेंट इंजीनियर एई का और अदर स्टेट में भी जो एईज के लेवल पे जो एग्जाम पूछे जाते हैं, तो या तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आपको मतलब यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है या फिर कुछ आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो कमेंट में हमारा डिस्कशन हमारा लिखिए, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी जो 1 to 25 है वो तो हमारा हिंदी है, ठीक है। तो 25 तक हमारा हिंदी हो जाता है। और 26 से लेकर जो है 78 तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अभी जो हम डायरेक्ट चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। तो 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके पहले का मैं जो है इसके पहले का जो भी है मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, द निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूछ रहा है कि निगेटिव फीडबैक से क्या क्या आता है, हमारा क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो निगेटिव फीडबैक से हमारा क्या होता है कि गेन जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि बैंडविड्थ जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। नॉइज लेवल जो है नॉइज या डिस्टॉर्शन लेवल भी कह सकते हैं, डिस्टॉर्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो है इंप्रूव कर जाता है या इंक्रीज कर जाता है। और सेम इसका जो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में तो ये देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ आई करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट शोन। एक हमारा सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें करंट का वैल्यू आई का वैल्यू हमारा पूछ रहा है, करंट थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सर्किट को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है केसीएल लगा देंगे इस नोड पे। तो केसीएल जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस जो इनकमिंग को हम लोग ले रहे हैं, तो आई प्लस 2 भी 2 इक्वल टू हमारा आई ये हो जाएगा और 2 इक्वल टू भी माइनस 5i। यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल जो है हमारा 5i हो जाएगा। तो 5i डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और यहाँ से जब अगर इसको हम रेफरेंस ग्राउंड मान लेते हैं तो ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है हमारा ये कर सकते हैं कि v-20 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ohm का रेजिस्टेंस है, 2 इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा करंट का वैल्यू हो जाएगा। ये करंट का वैल्यू आई का वैल्यू निकाल लेंगे तो अब इससे जो v का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 20, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका जो v का वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 इंटू आई प्लस 2 प्लस 20 माइनस 2i माइनस 5i इक्वल टू 0। तो इससे i का वैल्यू जो हमारा निकल के आ जाएगा 1.40 एम्प्स, ठीक है। 1.40 ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन, एक हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉइजन इक्वेशन में जो है डो स्क्वायर यू अपन डो टी नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, तो पॉइजन इक्वेशन नहीं होगा। वेव इक्वेशन हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। लेप्ला हीट के लिए जो है फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर ओनली होता है, ठीक है। इसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन जो है ओनली 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टी, वेव इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 0 to 150 volt voltmeter has guarantee accuracy of 1% of full scale reading. The voltage measured by this instrument is 75 volt. What will be the percentage of limiting error? देखिए ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है सेम एग्जाम में, सेम प्रॉब्लम जो है टाइप का, इस टाइप का, वो हमारा 2 से 3 क्वेश्चन में ऊपर भी सोल्व करवा चुका हूँ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा पूछ रहा है गारंटी एक्यूरेसी 1% ऑफ फुल स्केल, गारंटी एक्यूरेसी रेट जो भी हम निकालते हैं ना फुल स्केल रीडिंग पे निकालते हैं, तो गारंटी एक्यूरेसी रेट क्या है, 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग है, ठीक है। 1% ऑफ कितना हो जाएगा, 1% ऑफ फुल स्केल हमारा कितना है 150 वोल्ट, 1% ऑफ 150 वोल्ट जो है हमारा हो जाएगा 1.5 वोल्ट। अब इतने वोल्ट का अगर हमारा इरर हो रहा है और 75 वोल्ट मेजर करते हैं, तो परसेंटेज इरर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1.5 वोल्ट का इरर डिवाइडेड बाई 75 इंटू परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 2% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट गेन ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ, तो करंट गेन जो है हमारा बाइपोलर बाइपोलर ट्रांजिस्टर बीजेटी के लिए, बीजेटी में हमारा ये हो जाता है बीजेटी, ठीक है। ये मीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत हाई होता है, ठीक है, तो बेस इमीटर का जो जंक्शन होता है, बेस इमीटर जंक्शन जो है, ये लो इम्पीडेंस पाथ जो है करता है, लो इम्पीडेंस पाथ जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सिग्नल हमारा संट हो जाता है, संट हो जाता है, और करंट गेन जो है हमारा रिड्यूस कर जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से होता है, ठीक है। ये बेस इमीटर का कैपेसिटेंस की वजह से हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्म द वेक्टर बी लोकेटेड एट पॉइंट -263 इंटू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये करने के लिए तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कि रो फाइव, रो का वैल्यू क्या आ जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट जो है हमारा पॉइंट जो है -263 दिया हुआ है, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है √40 आ जाएगा, ठीक है। और फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 6/-2, 6/-2 है, 6 जो है हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारा हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो ये निगेटिव में 71.57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 71.57 डिग्री है, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसका जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 6.35, √40 वैल्यू 6.35 हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल के आ जा रहा है रो का वैल्यू और फाई का वैल्यू भी निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा, सॉरी 71, हाँ, तो ऑप्शन हमारा ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट इतना ओम,
एट 1 मेगाहर्ट्ज द वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट विल बी। देखिए इसमें सर्किट एलिमेंट हमें पूछ रहा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा या कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, मिली हेनरी नैनो फैराड, तो इंडक्टेंस होगा या कैपेसिटेंस होगा। तो जो है हमारा पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, तो पैरेलल सर्किट में कभी ऐसा मत मानिए कि ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है 10 जो दिया हुआ है आर का वैल्यू है, इसको पहले क्या कीजिए कि आप बाई पैरामीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। बाई पैरामीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो बाई इक्वल टू क्या हो जाता है 1/z, तो 1/10 - j30, 10 - j30, ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10 + j30 से और 10 + j30 से, तो ये जो हमारा वैल्यू आके निकल के आ जाएगा 10 + j30 डिवाइडेड बाई 10² + 30², ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ जा रहा है, ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.01, ठीक है, 0.01 + j.035, ठीक है। और इसको कंपेयर कर देंगे बाई इक्वल टू क्या होता है g + jb होता है, ठीक है। g = g + jb का वैल्यू क्या है 0.01 + j.03, ठीक है। अब g का वैल्यू हमारा क्या है 0.01 है, तो g = 1/r होता है, इक्वल टू 0.01, तो इसके क्रॉसपोंडिंग r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0.01 इक्वल टू 100 ओम। देखिए चेंज हो गया, पहले आपको लग रहा था कि रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेकिन एक्चुअल जो है इसका 100 ओम है, ठीक है। b का वैल्यू जो हमारा होता है b = ω/c होता है, इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 0.03, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो है c का वैल्यू हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और f का वैल्यू दिया हुआ है हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज, तो 10⁶, तो ये जो c का वैल्यू इससे निकल के आ जाता है 4.7 नैनो फैराड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 100 ओम एंड 4.7। हाँ ये जो है b का वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव है में है, तो ठीक है ω/c आ जाएगा, तो 4.7 में नैनो फैराड, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा 10 ओम एंड 0.7 नैनो फैराड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A point charge of 10 power minus 9 coulomb is placed at a point A in the free space. The potential difference between a 2.30 centimeter and 20 centimeter away from the charge point A is equal to, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है वो हमारा दिया हुआ है 2 पॉइंट से 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे देखा हुआ है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है P = K/Q/R हो जाता है, ठीक है। तो V1 अगर करते हैं V1 एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब इक्वल टू 0.3 मीटर पे, ठीक है। 0.3 मीटर पे हम जब V1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो K का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा 10⁻⁹ है डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है 0.3, तो ये जो है हमारा 30 वोल्ट आ जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह से V2 का वैल्यू हम निकालेंगे, V2 का वैल्यू V2 एट 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर पे, तो V2 का वैल्यू जो हमारा निकल के आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये जो वैल्यू हमारा निकल के आ जा रहा है 45 वोल्ट आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V जो हो जाएगा V1 - V2 हो जाएगा, V1 - V2 करेंगे तो 30 - 45, ठीक है। तो साइन का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, प्लस माइनस, या तो V2 V1 अगर चेंज कर लेते तो पॉजिटिव में आ जाता, तो ये 15 वोल्ट आ रहा है आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the value of RL to be connected across the A to B for maximum power transfer, ठीक है। तो इसके A और B जो है हमारा A और B पॉइंट के क्रॉस जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL का वैल्यू हमारा क्या होगा ये पूछ रहा है,
ठीक है। तो ए एंड बी के क्रॉस हम अगर जेड थेवेनिन निकाल देते हैं, ठीक है, जेड थेवेनिन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जेड थेवेनिन निकालने के लिए हमारे ये जो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो दिख ही रहे हैं, तो 5 जो है पैरेलल टू 5 ओम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.5 ओम हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, आर एल इजकल टू आर थेवेनिन बराबर होना चाहिए, इजकल टू 2.5 ओम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आर एल का वैल्यू जो है 2.5 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, एक इंडक्टेंस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का दिया हुआ है। व्हेन थीटा इज डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम जीरो पोजीशन, द स्प्रिंग कांस्टेंट जितना न्यूटन मीटर पर रेडियन, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन ऑफ फॉर ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। तो एक एल का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, इंडक्टेंस का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, एल इजकल टू 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, अब क्या पूछ रहा है हमारा, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन मतलब थीटा पूछ रहा है, कहाँ गया, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन मतलब कितना एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा। तो टॉर्क का जो वैल्यू हमारा जो वैल्यू होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के में, मूविंग आयरन है ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन टॉर्क जो है हाफ आई स्क्वायर डी एल अपन डी थीटा होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले डी एल अपन डी थीटा निकालेंगे, डी एल अपन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम जब मेंटेन करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, टी डी इक्वल टू टी सी, ठीक है। और कंट्रोलिंग टर्म हमारा के थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो टी डी डिफ्लेक्शन हाफ इंटू आई स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू डी एल अपन डी थीटा 5 माइनस 2 थीटा इजकल टू के इंटू थीटा। के का वैल्यू हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, के का वैल्यू 12 इंटू 10 पावर 6, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है ना, माइनस 6 इंटू थीटा। तो इससे जो है हमारा वैल्यू थीटा का कैलकुलेट होके आ जाएगा 62.5 बाई 37 इजकल टू 1.689 रेडियन। ये जो है हमारा वैल्यू रेडियन में आएगा। अब थीटा जो है डिग्री में कैलकुलेट करेंगे तो 1.689 इंटू 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96.8 डिग्री, ठीक है। तो डिविएशन जो है हमारा निकल के आ जा रहा है 96.8 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लोकेटेड द क्वेश्चन पॉइंट। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन करा रहे हो। क्यू पॉइंट पे जो हम देखते हैं, क्यू पॉइंट पे आईसी एंड VCE देखते हैं, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पे डिफाइन जो होता है आईसी एंड VCE। 89 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड ईडे करंट लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस, ये जो दोनों होता है ये मैग्नेटिक सर्किट में होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में होता है। फ्री फ्रॉम, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम तो किस में नहीं होता है, फ्री फ्रॉम तो इसमें भी मैग्नेटिक सर्किट होता है, तो इसमें होता है PMMC भी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इसमें भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है हमारा मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, इसमें जो है हिस्टेरेसिस और ईडे करंट नहीं होता है। डायनमोमीटर बार टाइप में भी इलेक्ट्रोडायनमोमीटर हमारा यूज होता है, तो ये हमारा करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द सर्किट शोन बिलो द थेवेनिन वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसके एक्सपोनेंट जो है आर थेवेनिन और भी थेवेनिन हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम जब यहां से निकालेंगे तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये जो है हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारा आर थेवेनिन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर थेवेनिन इक्वल टू
10 जो है पैरेलल टू 40 हो जाएगा ये। एक सेकेंड। तो RThevenin का वैल्यू 10 पैरेलल टू 40 प्लस 4, ठीक है, ये सीरीज वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये 12 ओम हो जाएगा। 12 ओम ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, 12 ओम। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा भी थेवेनिन निकालने के लिए, यहाँ पे भी थेवेनिन के लिए हम यहाँ पे इस नोड पे KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है, भी थेवेनिन के लिए। तो यहाँ आपका मान रहे हैं वोल्टेज Vx है, तो Vx माइनस 10, इस 10 को वोल्टेज को डिफाइन किया, डिवाइडेड बाई 10, रेजिस्टेंस 10 है, प्लस Vx बाई 40 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे जो हमारा Vx का वैल्यू जो निकल के आ जा रहा है 8 वोल्ट आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? -8 वोल्ट, सॉरी, हाँ। तो हमारा जो है ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कौन सा ब्रिज हमारा जो है कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो है हमारा सीरिंग ब्रिज जो है कैपेसिटेंस यूज करने के लिए होता है, ऑन्स ब्रिज जो है इंडक्टेंस के लिए यूज होता है, और एंडरसन ब्रिज जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए होता है, सेल्फ हेल्प के लिए होता है, और वेन ब्रिज डब्ल्यू से भी याद कीजिएगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा ये आ गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज एसोसिएटेड विथ फील्ड डी इक्वल टू ए आर एसोसिएटेड विथ फील्ड डी ए आर सी पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका कोई नन ऑफ द दी जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The moving iron instrument gives full scale deflection with 100 volt. It has a coil of 10,000 ton and resistance of 100 ohm. It is to be used an ammeter to give full scale deflection at 40 ampere. How many turns in coil would be required? ठीक है, तो एक जो है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 100 वोल्ट। तो जब हम जो वोल्टमीटर की तरह जब हम यूज करेंगे तो करंट का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 100 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो करंट का वैल्यू V अपॉन R इक्वल टू 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1000 ओम, ठीक है। तो ये 0.1 एम्पियर है। और जब आमीटर की तरह हम यूज करेंगे, ठीक है, आमीटर की तरह यूज करेंगे तो एम्पियर टर्न का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आमीटर की तरह यूज गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन कॉइल ऑफ टर्न, इट विल बी यूज्ड एन आमीटर टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 40 एम्पियर, ठीक है। हाउ मेनी टर्न्स इन द कॉइल वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आमीटर की तरह जब हम यूज करेंगे तो एम्पियर टर्न कितना हो जाएगा, तो 0.1 एम्पियर इंटू 10 के 10,000 टर्न है, तो 1000 एम्पियर टर्न हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जब 40 एम्पियर के लिए हम जब यूज करेंगे, ये जो है हमारा फुल स्केल के लिए, हमारे ये जो है फुल स्केल के लिए, फुल स्केल के लिए। और जब 40 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे तो एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाई कितना टर्न ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न करें, एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्पियर, ठीक है। तो ये कर जाएगा, एम्पियर टर्न हमारा क्या है 1000 डिवाइडेड बाई एम्पियर कितना 40 एम्पियर, 40 एम्पियर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो 25 टर्न की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम GS इक्वल टू इतना एंड HS इक्वल टू इतना, द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर। तो एक जो है फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, GS दिया हुआ है, HS दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए पूछ रहा है। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S, ठीक है। तो इसको करेंगे 1 प्लस G ऑफ S क्या है, 1 अपॉन S प्लस 1
इंटू एच ऑफ एस का आ जाएगा हमारा के इंटू एस प्लस टू। ठीक है, ये हो गया करेक्ट करेक्टरिस्टिक। अब इसको करेक्टरिस्टिकेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा एस पर पावर थ्री प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा आ गया। अब आर एच क्राइटेरिया हम लोग इसमें लगाएंगे, रुथरविट क्राइटेरिया। तो आर एच एरो हम फॉर्म करेंगे एस पर पावर थ्री, एस पर पावर टू, एस पर पावर वन, एस पर पावर जीरो। ठीक है, तो थ्री में हो जाएगा वन टू, ठीक है, और इस पे आ जाएगा थ्री एंड के, थ्री एंड के। तो इसका जब एस पर पावर वन का निकालेंगे तो थ्री इंटू टू माइनस के डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, यही आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, ये फिर हमारा जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑल जो कोफिशिएंट है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब थ्री इंटू टू माइनस के अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। तो सिक्स माइनस के इज ग्रेटर देन जीरो, के इज लेस देन सिक्स। हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The transconductance of a junction feed effect transformer is computed at constant VDS by। तो ट्रांसकंडक्टेंस का वैल्यू ही हम जो है डिफाइन करते हैं कि ट्रांसकंडक्टेंस का जो डिफिनेशन होता है जीएम से डिनोट करते हैं ट्रांसकंडक्टेंस को। जीएम इक्वल टू डेल्टा आईडी डिवाइड बाई डेल्टा VGS एट VDS इक्वल टू कांस्टेंट, DS इक्वल टू कांस्टेंट। तो रेशियो इन चेंज ऑफ आईडी टू चेंज इन VGS, ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल वेरीज। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू जो होता है H इक्वल टू NI अपॉन 2R होता है। ठीक है, तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ हिज टर्न, ये भी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली एज द करंट भी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ये नहीं होगा। ठीक है, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो गॉस लॉ में जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग यूज करते हैं वो इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस। A phase shift oscillator uses 5 picofarad capacitance. Find the value of R to produce a frequency of 8 kilohertz. ठीक है, तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2 पाई RC अंडर रूट 6 होता है वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब R का वैल्यू हम निकालेंगे तो R इक्वल टू 1/2 पाई FC अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको जो है R का वैल्यू निकालने के लिए 1/2 पाई इंटू F का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 800 किलो हर्ट्ज है। 800 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू C का वैल्यू हमारा क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू अंडर रूट 6। तो इसका जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसका, तो ये जो हो जाएगा 1/6.15 इंटू 10⁻⁻5। ये जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 16.26 किलो ओम, 16.26 किलो ओम, 16.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अमीटर विथ इंक्रीजिंग एक्यूरेसीज। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमारे पूछा है मूविंग आयरन टाइप, मूविंग वायर, परमानेंट मैग्नेट टाइप, इंडक्शन टाइप। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ द मीटर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मीटर विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले PMMC होता है, उससे कम जो होता है इंडक्शन का, और उससे कम सबसे कम होता है मूविंग आयरन का। ये जो है हमारा ऑर्डर हो जाता है। तो इस ऑर्डर के अनुसार हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1, फिर 3 और फिर 2, है ना।
नहीं, सबसे पहले हमारा 2 हो जाएगा। सो पीएमसी है ना, सबसे पहले 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट पे हो जाएगा, और इंडक्शन वाला जो है हमारा सेकंड पे हो जाएगा, और ये थर्ड पे हो जाएगा। तो 2 3 1 ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कोड इंक्रीजिंग। ओके सॉरी, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। तो इंक्रीजिंग में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट पे एम आई आ जाएगा। ओके, मूविंग आयरन सबसे फर्स्ट पे एम आई आ जाएगा, फिर सेकंड पे इंडक्शन नहीं आ रहेगा, और थर्ड पे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये चेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये करेक्ट है सीक्वेंस, ठीक है, बट ये जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Gauss theorem, the surface integral of the normal component of electric flux density E over closed surface contain charge Q is equal to, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार जो हमसे पूछ रहा है, तो गॉस थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, क्यू इनक्लोज जो होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मीटर हैज द हाईएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी किसका हो जाता है, तो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है पीएमएमसी का होता है। ऐसे तो नॉर्मली इसको बोलते हैं कि डीसी के लिए यूज करते हैं, बट 0 to 25 हर्ट्ज के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो हाईएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है, दिस कैन बी यूज्ड इन डीसी एज वेल एसी सर्किट, ठीक है। मूविंग आयरन जो है डीसी एज वेल एसी सर्किट के लिए यूज होता है। द स्केल इज यूनिफॉर्म नहीं है, स्केल जो है टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। द मूविंग आयरन इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, नहीं, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या क्वाइल के टर्म में यूज होता है, तो ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन 1 सिर्फ करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। ओके, स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, टीडी इज टू डायरेक्ट, तो स्केल नॉन यूनिफॉर्म ही, यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो फर्स्ट और टू दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the computational value of the feedback voltage in a negative feedback amplifier with alpha is equal to 100, beta is equal to 0.3 and the input signal voltage is 30 volt, ठीक है। अभी पूछ रहा है, तो व्हाट इज द कंप्यूटेशनल वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज, तो वी फीडबैक का जो है हमारा क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ ए इंटू बी वी गेन इंटू वी इन, तो गेन है, गेन जो है हमारा, गेन क्या क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 0.03 इंटू 100 अल्फा, और वी इनपुट हमारा कितना है 30 मिली वोल्ट है, ठीक है, 30 मिली वोल्ट, तो ये जो हमारा है 90 मिली वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 90 मिली वोल्ट को लिख सकते हैं 0.09 वोल्ट, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For the following circuit, the value of IC t and the time constant will be if switch is closed at t equal to 0, ठीक है। t equal to 0 पे अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारा IC t and the time constant will be as the close at t equal to 0, तो ये हमारा पूछ रहा है वैल्यू ऑफ करंट, करंट का इक्वेशन हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका आर थेवेनिन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर थेवेनिन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये जो है हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये जो हमारा कैपेसिटर के क्रॉस जो हो जाएगा आर थेवेनिन,
RThevenin जो है 1 ओम पैरेलल टू 1 ओम, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आर थेवेनियन इंटू सी, आर सी होता है इसका कांस्टेंट, 0.5 इंटू 1 तो 0.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेकेंड आ जाएगा, 0.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो करंट अगर कैपेसिटेंस के थ्रू करंट थ्रू कैपेसिटर निकालेंगे तो V अपॉन आर इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू, एक सेकेंड, वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे पोटेंशियल ICTN वोल्टेज। ठीक है, स्विच टी इक्वल टू 0। हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर वोल्टेज निकालना शुरू करेंगे तो ये जो हमारा वोल्टेज आ जाएगा, पैरेलल डिवाइड हो रहा है तो 1 वोल्ट है तो 0.5 वोल्ट इधर हो जाएगा, 0.5 वोल्ट इधर हो जाएगा। तो ये वोल्टेज हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 0.5 इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू 0.5। ठीक है, तो 1 इंटू ई पावर माइनस टी 2t। ठीक है, ई टू पावर माइनस 2t ऑप्शन हमारा इसमें जो हो जाएगा 1 इंटू ई टू पावर माइनस 2t, ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, ई टू पावर, ऑप्शन बी तो हमारा आ रहा है इसमें। टाइम का वैल्यू, टाउ का वैल्यू 1 सेकेंड दिए हुए हैं, टाउ का वैल्यू 1 सेकेंड तो नहीं आएगा भाई इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी ही हमारा होगा, 1 सेकेंड नहीं है, 0.5 सेकेंड होगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आप लोग इसका, लेकिन ये शायद या तो गलत है। ठीक है, 0.5 सेकेंड नहीं होगा इसका, 0.5 सेकेंड नहीं होगा, 1 सेकेंड नहीं होगा। कहाँ से टाइम कांस्टेंट लिया है पता नहीं फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Total energy associated in a system of four identical charge Q is equal to 3 nanocoulomb at the corner of 1 meter on a side is approximately equal to। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 1 मीटर का एक साइड है। ठीक है, ये 1 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये जो है चार्ज, इक्वल चार्ज जो है हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का पूछ रहा है, तो सिस्टम में हमारा क्या हो जाएगा, दो जो है डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, और दो पे चार जो है हमारा टोटल डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो ये जो पूरा निकालेंगे तो टोटल जो है 4 साइड हो जाएगा, 4 साइड इक्वल टू 1 मीटर, और 2 डायगोनल हो जाएगा, 2 डायगोनल का मतलब हो जाएगा √2 मीटर। ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड पूछ रहा है हमारा, तो एनर्जी एसोसिएटेड क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q2 का वैल्यू हमारा सेम है, तो K इंटू क्यू स्क्वायर, अब जो है सॉरी के Q1 Q2 अपन आर होता है। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपन आर का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई आर का वैल्यू जो है √2 हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का वैल्यू हमारे कितना दिया हुआ है 3 नैनोकूलम्ब, 3 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 4√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो है आ रहा है 438 नैनो जूल आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट, accuracy is closeness with which an instrument approach to the true value as the quantity being measured। ठीक है, तो एक्यूरेसी के लिए पूछ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक्यूरेसी क्या होता है कि एक्यूरेसी होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को ही एक्यूरेसी बोलते हैं।
प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। नहीं, प्रिसीजन का जो प्रिसीजन इज मेजर ऑफ, हाँ, प्रिसीजन का मतलब होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट है। ठीक है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्प्रूव अपन बाय कैलिब्रेशन। नहीं, कैलिब्रेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ये कितनी बार हम बार बार रीडिंग करके लेते हैं तो कितना एक्यूरेट वैल्यू आता है उसको हम लोग प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्यूरेसी में बी स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ लिमिटेड। हाँ, एक्यूरेसी को जो है हम लिमिटेड ईयर में भी मतलब कितना एक्यूरेट है, और कितना एक्यूरेट होने का मतलब है कि इतना कम एरर है। तो ऑप्शन हमारा जो 1 2 4, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इसमें जो है ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसे इसका ऑप्शन जो है हमारा ये ही आएगा। ठीक है। लेकिन ये विजिबिलिटी इसका क्लियर नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर कैन बी यूज्ड एज। ठीक है। अभी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर जो हमारा होता है, जो यूज होता है, तो ये VAR एंड वाटमीटर की तरह भी यूज होता है, जिससे कि रिएक्टिव पावर भी निकालते हैं। रिएक्टिव पावर जो पहले भी बताया हूं मैं, W1 माइनस W2। ठीक है। तो VAR एंड वाटमीटर दोनों की तरह, और P का वैल्यू निकालते हैं और Q का वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर भी होते हैं। हाँ, पावर फैक्टर भी इससे निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड करके, कैलिब्रेशन करके डीसी या एसी के लिए भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा हमारे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके पहले भी बताया हूं मैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर का जो 2021 में ए में पूछे गए क्वेश्चन है, 2021 ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन को यहाँ रिपीट किया है। ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कंडक्शन करंट का वैल्यू हमारा क्या होता है, एक मिनट। हाँ, जेसी कंडक्शन करंट निकालते हैं तो सिग्मा टाइम्स ऑफ ई लिखते हैं। ठीक है। सिग्मा टाइम, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। और कंडक्शन करंट का वैल्यू हो गया, और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इंटू डो ई अपॉन डो टी। ठीक है। तो एप्सिलॉन इंटू डो ई अपॉन डो ई टी, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसको जब हम साइन के टर्म में कंपेयर करने के लिए, तो एप्सिलॉन ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ये लिखेंगे। ठीक है। तो इसका जब फेज कंपेयर करते हैं तो ये 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है। साइन साइन है तो 90 डिग्री लीड हमारा कर रहा है, तो 90 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वोल्टमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.12 हेनरी। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट रीड करेक्ट ऑन डीसी, व्हाट इज द रीडिंग ऑन एसी एट 100 वोल्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज। ठीक है। तो ये हमें पूछ रहा है कि रीड करेक्टली, डीसी के लिए करेक्ट रीडिंग है, डीसी के लिए हमारा करेक्ट है रीडिंग। ठीक है। और एसी के लिए क्या होगा रीडिंग हमें पूछ रहा है। एसी के लिए जब 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे, एसी 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का जो सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा क्या रीडिंग आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। जेड का वैल्यू हमारा जो हो जाएगा, जेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अंडर रूट 300 स्क्वायर प्लस पॉइंट, ये जो हो जाएगा एक्स एक्स एक्सएल का हो स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 2πfl, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे कितना है 25 इंटू 0.12 का होल स्क्वायर। तो इससे जेड का जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 300.59 ओम। ठीक है, अब जो है हमारा वोल्ट मीटर इज कैलिब्रेटेड फॉर डीसी। ठीक है, तो डीसी के लिए जब करेंगे तो इमेजिनरी कंपोनेंट जो है हमारा जीरो हो जाता है, एक्सएल जो है एक्सएल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। लेकिन जब एसी के लिए हम लोग कैलिब्रेट करेंगे, कैलिब्रेटेड फॉर एसी, ठीक है, तो एसी के लिए जो वैल्यू हो जाएगा हमारा V इंटू आर अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा वोल्टेज का वैल्यू कितना है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इंटू आर का वैल्यू कितना है 300 डिवाइडेड बाई 300.59, तो जो है 99.80 वोल्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एसी के लिए जब कैलिब्रेट करेंगे तो कम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस 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 इज इतना। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दिया हुआ है, तो ये टाइप क्या है, टाइप क्या है और ऑर्डर क्या है। तो टाइप जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट एस का पावर जो है एस इक्वल टू जीरो पे जो हमारा ऑरिजिन पे जो होता है तो टाइप इसका है 1 हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 हो जाएगा। ऑर्डर जो है मैक्सिमम पावर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस एस रहा, तो मैक्सिमम पावर ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड पॉइंट एट 0.040। ठीक है, तो कौन कौन जो है इसमें वैलिड पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ए थीटा इक्वल टू माइनस ए जो हमारा ये वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर साइलेंट पोल रोटर alternator check the following statement and choose the rotor alternator check the following statement and choose the correct answer। ठीक है, तो साइलेंट पोल हमारा ए हो जाता है। ठीक है, साइलेंट पोल। तो मशीन है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, इसमें जो हमको पूछ रहा है, तो हाँ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। ठीक है, मशीन है यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं, यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं होता है। मशीन रन्स एट हाई स्पीड नहीं, स्लो स्पीड पे मूव करता है। मशीन रन्स एट लोअर स्पीड, ऑप्शन 1 एंड 4, 1 एंड 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। A long straight wire carries a current I equal to 100 ampere. At what distance the magnetic field is 1 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एच का वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाता है आई अपॉन 2πr हो जाता है, 2πr। तो आई का वैल्यू दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसको इक्वेट करेंगे। करंट का वैल्यू 100 एम्पियर अपॉन 2πr, तो इससे जो है आर का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 2π अपॉन नहीं सॉरी 100 अपॉन 2π, ये आर का वैल्यू 100 अपॉन 2π हो जाएगा। 100 अपॉन 2π क्या हो जाएगा, तो ये 15.9 मीटर ये आ जाएगा। ए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सवेल इक्वेशन इन व्हाट फॉर्म गिव्स इंफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फील्ड गिव्स द इंफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन लेप्लास ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। ठीक है, तो डो स्क्वायर भी ये जो है ये जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, कार्टेशियन के लिए ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है। और डो स्क्वायर भी ये भी जो है हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारा ये हो जाता है। एक सेकंड, सिलिंड्रिकल
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट नहीं है, सिमिलर टू इससे मिलता जुलता है लेकिन ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे रो आ गया है, ये नहीं होगा। डो स्क्वायर भी ये जो है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए होता है, स्फेरिकल SPH स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर, ठीक है। पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में है तो प्राइमरी और सेकेंड, तो अकॉर्डिंग टू जो है लेंज लॉ जो है -N/d∅/dt EMF जनरेटेड जो होता है, ठीक है। तो माइनस जो है 180 डिग्री फेज आउट का हमारा आउट ऑफ फेज का होता है, सी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है। माइनस जो है 180 डिग्री वो अपोज करने के लिए होता है ना, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के लिए होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज जो है। फॉर द वेक्टर आइडेंटिटी ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। एक वेक्टर आइडेंटिटी पूछा है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर का जब हम निकालेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है ए बी साइन थीटा हो जाता है, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब दोनों को इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा जो है इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द आरसी सर्किट शोन इन द फिगर द इंपल्स रिस्पांस वैल्यू ऑफ द आईटी विल बी, ठीक है। तो इंपल्स रिस्पांस का करंट का वैल्यू हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इंपल्स रिस्पांस हमारा क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहले जेड ऑफ एस निकालते हैं, पहले तो रिस्पांस निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं इसका पहले, ठीक है। जेड ऑफ एस इक्वल टू आर प्लस 1/CS हो गया। तो इसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एस ऑफ एस अपॉन जेड ऑफ एस हो जाएगा करंट का वैल्यू। तो ये 1 हाँ वी ऑफ एस जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स वोल्टेज है 1/R प्लस 1/CS हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R इंटू एस अपॉन एस प्लस 1/RC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R इंटू 1-1/RC उन S प्लस 1/RC, ये जो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इनवर्स लेप्लास करते हैं, इनवर्स लेप्लास इनवर्स एल इनवर्स ऑफ आई ऑफ एस करेंगे तो आई ऑफ टी आ जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 1/R इंटू 1 का वैल्यू जो है 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, माइनस 1/R तो कॉमन ही है, ठीक है, 1/RC इंटू ई पावर माइनस T/RC, इसको लेप्लास इनवर्स किए तो आई टी का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/R इंटू डेल्टा टी माइनस 1/R स्क्वायर सी इंटू ई पावर माइनस T/RC। ये जो है हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आने पर हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन हमारा 1/R डेल्टा टी 1/RC, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है।
ये सिमिलर दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा टी नहीं है, इसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बिलो। ठीक है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है क्या है इसमें, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो द ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ एस इक्वल टू सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस टी। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। अब सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी का वैल्यू 1, पहले सबसे पहले एस आई माइनस ए का इनवर्स हम पहले सेपरेटली निकाल लेते हैं। ठीक है, एस आई माइनस ए का इनवर्स का हम लोग निकाल लेंगे, तो एस आई माइनस ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, एस प्लस वन, मतलब ए मैट्रिक्स हमारा ए है, तो एस प्लस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो और एस प्लस टू। ठीक है, तो एस आई माइनस ए का इनवर्स कर निकालना होगा, तो सीधे जो है कंपोनेंट को जो है ये दोनों का मतलब ये कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 1/s+1। ठीक है, जीरो जीरो 1/s+2, ये जो है हमारा इनवर्स हो गया, एस आई माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा। अब जब हम इसका वैल्यू जब निकालने के लिए शुरू करते हैं, तो सी इंटू एस आई माइनस ए अब इसमें पुट कर देंगे, तो सी का वैल्यू क्या है, 1 1 मैट्रिक्स है हमारा, ए बी सी। ठीक है, सी इंटू एस आई माइनस 1/s+1, 0 0 1/s+2। ठीक है, इतना हो जाएगा, इंटू बी मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स 1 0 1 0 प्लस डी डी मैट्रिक्स हमारा 0 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस इतना 1/s+1 आ जाएगा, और इधर बाकी प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बाकी हमारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब जो है 1 1 मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1/s+1 आ जा रहा है। ठीक है, 1/s+1, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि calculate the electric field at a distance of 2 meter from a Van der Graaf generator carrying a charge of 1 into 10⁻⁶ ohm। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हमारा क्या हो जाता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू हमारा पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁶, क्यू का वैल्यू हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या है हमारा 2 मीटर है, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू करते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है जो ऑप्शन जो है हमारा नहीं, इंटू 10⁻⁴ आता है। ठीक है, 2.25 इंटू 10⁻⁴, 2.25, ये ऑप्शन 10⁻⁴ के साथ है, सही होगा ये ऑप्शन। ठीक है, 10⁻⁴ आ रहा है, 10⁻⁴ के साथ है हमारा करेक्ट होगा, 10⁻15 कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 10⁻15 हमारा नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 100 volt 60 watt lamp is connected in series with a 100 watt lamp across 200 voltage supply। ठीक है, what will be the power consumed by each lamp in watt। एक, ठीक है, एक लैंप हमारा है 100 वोल्ट 60 वाट, और दूसरा लैंप जो है हमारा 100 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन वाट, ठीक है। तो वी अपन वाट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60 वाट, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 166 नहीं, हाँ वी स्क्वायर अपन, हाँ तो वी स्क्वायर अपन वाट, ठीक है। हाँ तो 166.67 ओम आ जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली आर टू इज कर टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई W2, ये W1 हो गया, ये W2, तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितने वाट का है, 100 वाट का है, तो ये जो है ओम जो है 100 ओम का आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल करंट हम इसमें निकाल देते हैं। टोटल करंट अगर सीरीज में जो है हमारा, ये जो लैंप है हमारा, ये जो लैंप है हमारा 200 वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट इधर से सप्लाई करेंगे, ये जो है बल्ब 1 है, B1 B2, ये 100 वोल्ट 60 वाट, और ये भी जो है हमारा 100 वोल्ट 100 वाट, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट आई इक्वल टू, आई टोटल हमारे कितना हो जाएगा, वी टोटल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई 166.67 प्लस 100, तो ये जो हमारा आ जाएगा 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर हमारा इसका करंट का वैल्यू आ गया। करंट का वैल्यू 0.75 एम्पियर आने से तो पावर का, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा और इसमें कितना होगा, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो 0.75 का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 66.67, तो ये जो होगा 93.75 वाट। P2 का जो वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R2, तो 0.75 का होल स्क्वायर इंटू R2 का वैल्यू कितना है हमारा 100, ठीक है। तो 56.25 वाट आ जाएगा इसका आंसर, तो 56, तो ऑप्शन हमारा क्या है, P1 P2 93 और 56, 93 एंड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, बट कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर चाहे तो कर सकते हैं इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर ये, चलिए नीचे नीचे स्पेस है, मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ, लास्ट ही हो रहा है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Two a small identical conducting sphere have the charge 2 into 10 power minus 9 coulomb and 0.5 into 10 power 9 coulomb respectively. If they are brought into contact and then separated by force meter, the force between them. पहले दो सेपरेट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2। अब इसको पहले कांटेक्ट में लाया जाता है, तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज जो है हमारा दोनों का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो Q1 का वैल्यू हमारा कितना है 2, प्लस की जगह माइनस है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5, तो ये जो है 0.75 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है। ये हमारा क्यू एवरेज हो जाएगा। अब फोर्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू हमारा जाता है कि Q1 Q2 का होल स्क्वायर। जब हम डिस्टेंस अब जो है चार्ज हो गया, अब इसको दोनों को जो है सेपरेट करेंगे 4 मीटर के अपार्ट पे, 4 मीटर पे, तो इस पर भी क्यू चार्ज रहेगा, इस पर भी क्यू चार्ज रहेगा, तो दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर रहेगा और डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू जो है 0.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 मीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है तो 0.04 मीटर, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा 0.316 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 0.316
इंटू 10⁻⁻.316, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफार्मर कोड विल बी। ठीक है, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक, तो हार्मोनिक जनरेट होने का मेन रीजन क्या होता है? सेचुरेशन ऑफ द कोर होता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा, टोटल जो है 76 टू 125 तक टोटल 50 क्वेश्चन का जो है मैं इसमें सीरीज में करवा दिया हूँ। इसके साथ ही जो है पेपर वन जो है, पेपर वन 2021 में जो पूछे हुए हैं, पेपर वन का कंप्लीट सॉल्यूशन में हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इसमें वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पेपर 2 का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, और इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको सीरीज अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतना डिटेल सॉल्यूशन आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आप थोड़ा, अगर अच्छा लगे सेशन को, आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।